तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का ये जो थर्ड लेक्चर है उसको। तो हम लोग उस पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जब डेथ होता है तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश कहता है कि जो मेरी बेटी है रजिया वो बनेगी दिल्ली सल्तनत का रूलर। उसके बाद फिर क्या होता है सो देखते हैं। उसके बाद कार्यकाल आता है रुखुद्दीन फिरोज शाह का। जब डेथ हो जाता है, जब आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज सन रुखुद्दीन फिरोज शाह वाज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन बाय द नोबल्स who were unhappy that इल्तुतमिश had declared a woman as their ruler। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब इसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जब डेथ हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ के जो नोबल्स होते हैं, यानी जो 40 ठो पहले इल्तुतमिश ने रखा था अपना मतलब सलाहकार को, वो उसको बहुत नाराज़गी होता है कि आखिर इल्तुतमिश ने मरने से पहले ये क्यों वसीयत कर दिया कि मेरा बेटी जो होगी वही रूलर बनेगी। क्योंकि वो जो नोबल्स थे वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला वहाँ की रूलर बने। तो वो जो होते हैं इल्तुतमिश का जो बेटा होता है रुखुद्दीन फिरोज शाह, उसको वहाँ के लिए बना दिया जाता है वहाँ का रूलर। But he was not a good ruler to spend a time enjoying himself. There was a confusion in the Delhi and lawless privilege the Rajya gathered there. तो उसके बाद फिर क्या होता है कि लेकिन ये जो बनता है ना रुखुद्दीन फिरोज शाह, वो एक अच्छा रूलर नहीं रहता है। और ये ऐसा रूलर रहता है जो हमेशा समय अपना मतलब अपना समय सिर्फ मज़ा में गुजारता है और सिर्फ अपना आराम देखता है। इसको पब्लिक के काम में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, ज़रा भी ये ध्यान नहीं देता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि रजिया जो होती है, यानी जो इल्तुतमिश की बेटी है जिसको अभी सत्ता नहीं मिला है, वो क्या करती है कि वो अपने जितने भी सपोर्टर्स हैं उन तमाम सपोर्टर्स को जमा करती है नवंबर के महीने में। और उस ज़्यादा लोग के भीड़ होने के वजह से, सपोर्ट होने के वजह से उनका भाई को रिज़ाइन करना पड़ता है, यानी रुखुद्दीन को। और उसके बाद रिज़ाइन के बाद क्या होता है, रुखुद्दीन का मर्डर हो जाता है नवंबर में 1236 में। और उसके बाद सीधे रजिया वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे बैठ जाती है। उसके बाद आता है कार्यकाल रजिया सुल्तान का। उसके बाद रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहता है 1236 से 1240 का। Rajia was the first and the last Muslim woman ruler succeed to the throne of Delhi. She was a ruler very short period. Her design was full of problems, but she ruled like as a king as he hunted and lead the army in war. देखो रजिया जो थी ना, रजिया सुल्तान पहली और आखिरी मुस्लिम महिला बनी पूरे दिल्ली सल्तनत का जो हुकूमत की। तो उसके बाद रजिया सुल्तान जो थी वो बहुत अच्छी लीडर रही, अच्छी क्वीन रही दिल्ली सल्तनत की। लेकिन जब रजिया सुल्तान गद्दी में बैठती है तो रजिया सुल्तान को बहुत तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जब रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है तो सिर्फ ये एक आम, जिस तरीके से एक राजा जो होता है वो अपना आर्मी को लीड करता है लड़ाई के मैदान में, उस तरीके से रजिया सुल्तान भी मैदान के जंग के मैदान में वो आर्मी को लीड करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रजिया सुल्तान जो थी वो हंटिंग के लिए भी जाती थी। यानी मतलब जैसे किंग चलाता है वैसे रजिया सुल्तान भी चलाती है। रजिया सुल्तान जो बहुत कम समय के लिए बनी, मतलब 1236 से 1240, यानी सिर्फ 4 साल के लिए बनी, लेकिन उसको बहुत सा प्रॉब्लम फेस भी करना पड़ा। She successfully established the law and order in the kingdom. She was a wise, just a genius ruler, but the noble, especially Chalisa, could not bear the take order from the woman. देखो रजिया सुल्तान जो थी वो बहुत काबिल और बहुत चालाक लीडर थी और बहुत मतलब अच्छी क्वीन थी। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ के जो चालीसास थे, यानी जो इल्तुतमिश ने चालीसा को रखा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि एक महिला से वो आदेश ले। और रजिया बहुत जीनियस भी थी, लेकिन उसका क्या हुआ कि जो सलाहकार था, वो जो नोबल्स थे, वो उससे नहीं ये बर्दाश्त कर सके कि कोई औरत जो है हमको ऑर्डर दे और हम उसका बात को माने। could not bear a take order from the woman. She tried to control their power but did not like Razia taking decision. और वो चाहने लगे कि रजिया का पावर कम हो जाए, क्योंकि एक महिला के नीचे हम काम करें ये उन लोगों को पसंद नहीं था। और एक महिला जो है, एक औरत जो है बड़ा फैसला ले, ये भी चालीसा को पसंद नहीं आया।
दे कंस्क्रीज्ड अगेंस्ट हर एंड किल्ड हर इन द बैटल जस्ट आउटसाइड दिल्ली। और उसके बाद कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि बाद में उसको पलायन करके दिल्ली के बाहर उसका कत्ल करा दिया गया, यानी रजिया सुल्तान का बाद में फिर कत्ल करा दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, पीरियड आया 1240 से 1266 का पीरियड क्या था सो देखेंगे। द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया वॉज अनइम्पॉर्टेंट एज द मेनी किंग सैट इन द थ्रोन बट प्रोवेंट द वीक एंड इनकैपेबल हैंडलिंग सच ए ह्यूज एम्पायर। देखो रजिया सुल्तान का जब मौत होता है, जब उसका हत्या कर दिया जाता है, तो रजिया सुल्तान का हत्या तो 1240 में किया गया, तो उसके बाद 1240 से 1266 का जो पीरियड हुआ वो पूरे एम्पायर के लिए बहुत ख़राब पीरियड एक तरह से रहा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी स्टेबल कोई राजा नहीं रहा। वो किंग आया लेकिन कोई कमज़ोर पड़ जा रहा था, कोई एम्पायर को उतना बड़ा, बहुत बड़ा दिल्ली सल्तनत बहुत ह्यूज एम्पायर था, तो उसको संभाल नहीं पाया। ठीक है। ऑफ एमंग देम नसीरुद्दीन मोहम्मद अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश रूल्ड द लॉन्ग फ्रॉम 1246 टू 1266 बट ही वॉज पुपेट ऑफ द हैंडल ऑफ अ पावरफुल नोबल्स। लेकिन क्या उसके बाद फिर क्या होता है कि 1246 से 1266 से जो इल्तुतमिश का दूसरा बेटा था, यानी जिसका नाम नसीरुद्दीन महमूद था, वो सत्ता पे चलाता है 46 से 1266 तक। लेकिन वो उसका कार्यकाल को में कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये जो था सिर्फ एक तरह से कठपुतली बन के रह गया था 40 साल का, मतलब इसका खुद अपना का मतलब कुछ नहीं चलता था। 40 साल के मतलब फैसले को ही इसको मानना पड़ता था। इसका काम सिर्फ वहाँ पे एक कठपुतली का जैसा रह गया था। उसके बाद आगे है जियाउद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। Balban was the most powerful ruler as the slave dynasty. He had been a noble since the reign of Iltutmish. He was a Nasiruddin Muhammad's son-in-law and controlled the administration under the Nasiruddin reign. और देखो उसके बाद क्या होता है कि अब क्या होना, जब ये किंग का समय ख़त्म हो गया नसीरुद्दीन महमूद का, तो उसके बाद एक आता है किंग जिसका नाम होता है जियाउद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक चलाता है, जिसका तस्वीर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो बलबन जो था ना, वो बहुत पावरफुल रूलर था, मतलब पूरे स्लेव डायनेस्टी का सबसे एक पावरफुल किंग का नाम यही है जियाउद्दीन बलबन। ये बहुत पावरफुल रहा अपने डायनेस्टी का किंग के हिसाब से। ये जो पहले था ना, पहले ये भी नोबल्स था, यानी उन 40 में से ये भी था। लेकिन जब इल्तुतमिश यानी जब रिज़ाइन कर देता है, तो इसका जो नसीरुद्दीन रहता है मोहम्मद, उसका ये दामाद लगता है। कौन? जियाउद्दीन बलबन नसीरुद्दीन महमूद का दामाद रहता है। तो जब ये सत्ता में आता है तो ये पूरे तरीके से सत्ता को कंट्रोल करता है। और नसीरुद्दीन महमूद के जाने के बाद, मतलब उसका रिज़ाइन करने के बाद, पूरे तरीके से ये अपना अंडर में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को कर लेता है। आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद ही बिकम द सुल्तान। ऑन बिकमिंग द सुल्तान, Balban crushed the Chalisa and introduced the strict discipline in the court. He also ordered the noble to stop living in luxury. He banned laughing and smiling the royal court and barred noble from attending party or drinking wine without the permission of the sultan. उसके बाद जब नसरुद्दीन का जब डेथ हो जाता है तो सीधा सत्ता इसके हाथ में चल जाता है, जियाउद्दीन बलबन के हाथ में। तो जब जियाउद्दीन बलबन के हाथ में चल जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, 40 का जो फैसिलिटी मिला हुआ है, फालतू का फैसिलिटी, जैसे शराब पीता था, लग्जरी लाइफ में गुजारता था, और राजा के दरबार का जो कोर्ट है उस कोर्ट में बैठ के वहाँ पे क्या करता था, वो लोग हंसता था, मजाक करता था और बहुत राजा की तरह जीवन जीता था। तो इसको वो ख़त्म कर देता है और वो बोलता है कि बिना मेरे परमिशन का तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, और अब तुम लोग को एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। दिस मेजर पुट अ ग्रेट सेंस ऑफ फियर इन द नोबल, और जो कि इस बात से पूरे जितने भी नोबल्स हैं उनके दिमाग में एक डर बैठ जाता है। जो पहले इन लोगों का मनमानी चल रहा था नोबल्स को, उसको ख़त्म कर देता है जियाउद्दीन बलबन। उसके बाद फिर हम लोग अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से फिर और